नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह मान, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारी पानीपत, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय प्राध्यापक साथियों और प्यारे बच्चों, राजनीति विज्ञान के 11वीं की जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसके पहला अध्याय संविधान क्यों और कैसे पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, संविधान क्यों और कैसे का भाग 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः इन बातों की हमने चर्चा की थी कि कोई भी सफल संविधान किस तरह से बनाया जा सकता है, किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान का अर्थ क्या है। ये हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 2 करेंगे। इसके अंदर भारत का संविधान किस तरीके से बना, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस पर मुख्यतः चर्चा होगी। प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान का हमारा मुख्य उद्देश्य है जानकारी को रटा देने या मानसिक दबाव और बोरियत की जगह खुशी का अनुभव करते हुए कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से विचार करने की आजादी के साथ सीखने की प्रक्रिया में आपको भागीदार बनाते हुए इस पाठ का अध्ययन करना। उसी के साथ साथ में संविधान कैसे बना भारत का, उसकी जानकारी देना और इस पाठ का परीक्षा उपयोगी अध्ययन करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। इस व्याख्यान का क्षेत्र रहेगा जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत के संविधान के निर्माण पर चर्चा होगी। संविधान, भारतीय संविधान कैसे बना, संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, संविधान सभा के कामकाज की शैली कैसी थी, संविधान सभा की कार्यविधि किस तरह की थी और राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत का भारत के संविधान पर और संविधान सभा पर क्या प्रभाव था, संस्थागत व्यवस्थाएं किस तरह से की गई, संविधान पर विदेशी संविधानों के प्रभाव पर भी हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले व्याख्यान के अंदर जो हमने चर्चा की, हमने संविधान की आवश्यकता, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य कैसे संविधान इंगित करता है, संविधान को समर्थ बनाने वाले कौन कौन से प्रावधान हो सकते हैं, राष्ट्र की बुनियादी पहचान कैसे राष्ट्र के संविधान के माध्यम से स्पष्ट होती है, संविधान की सत्ता कहां से प्राप्त होती है संविधान को, ताकि वो दूसरों को भी सत्ता दे, दूसरों को भी शक्ति दे, तो संविधान की सत्ता कहां से आती है, संविधान के प्रचलन में लाने का क्या तरीका है, उसी पर आधारित होता है कि वो सफल है या असफल है। तो संविधान के मौलिक प्रावधान कौन कौन से हैं, संस्थाओं के संतुलन की रूपरेखा के बारे में सब हमने पहले व्याख्यान के अंदर चर्चा कर चुके हैं। इन सब के माध्यम से अगर ध्यान दिया जाए तो एक संविधान को स्थायी बनाया जा सकता है, सफल बनाया जा सकता है और लोकप्रिय बनाया जा सकता है। अभी इन्हीं के संदर्भ में हम बात करेंगे कि भारत के संविधान कैसे बना, इन किन बातों का ध्यान रखा गया। तो प्यारे बच्चों, अभी बात करते हैं भारत का संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से अगर बात करें तो संविधान बना, भारत का संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया। किसने बनाया भारत का संविधान? भारत के संविधान सभा ने, जिसकी पहली बैठक प्यारे बच्चों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 14 दिसंबर 1947 को विभाजन के बाद ही इसकी दोबारा बैठक हो पाई, क्योंकि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, तो उसके कारण दोबारा से बैठक नहीं हो पाई। 1935 में जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य हुआ करते थे, उन्हीं विधानसभा के सदस्यों ने ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया, वो भी सीमित मतदान के माध्यम से। और ये सुझाव जो दिया गया था इस तरीके से चुनाव करवाने का, वो कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया था जो भारत आया था। तो प्यारे बच्चों, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अप्रत्यक्ष चुनाव विधि और सीमित चुनाव प्रणाली क्या है, इसके बारे में शायद आप अभी ज्यादा स्पष्ट नहीं होंगे। आगे एक और अध्याय का प्रतिनिधित्व की पद्धतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से इन पर चर्चा होगी। जो कार्यपालिका का
अध्याय है उसके अंदर भी राष्ट्रपति के चुनाव में भी इन तरीकों का प्रयोग किया जाता है, इन पद्धतियों का, तो उसमें भी इसके बारे में चर्चा होगी। आज हम केवल संविधान और संविधान सभा के बारे में, संविधान निर्माण के बारे में चर्चा करते हैं। वहां पर आप जो इन अवधारणाओं को, इन पद्धतियों को समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि सीधा जनता के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ। जो पहले से चुने हुए 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो चुने हुए विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे, उन्हीं ने जनता की तरफ से संविधान सभा के सदस्यों को चुना। इसी को अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है। और तरीका क्या अपनाया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में एक सीट दी गई, और इस हिसाब से जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष रूप से अधीन शासन था उसके 292 सदस्य बनते थे, और देशी रियासतों के 93 सीट आमंत्रित की गई। सीटों को प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा गया। मुस्लिम आबादी के हिसाब से उसी अनुपात में मुसलमानों को सीट दी गई, सिख आबादी के अनुपात के हिसाब से सिखों को सीट दी गई, और बाकी की सामान्य सीटें जो है इस तरह से 3 हिस्सों में संविधान सभा की सीटों को बांट दिया गया ताकि सबको प्रतिनिधित्व मिल सके। अब संविधान सभा का स्वरूप कैसा था उस पर बात करते हैं। 3 जून 1947 की योजना अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुन करके आए थे और भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। उन सभी की सदस्यता समाप्त हुई जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुन करके आए थे, और कईयों को दूसरी सीटों पर दोबारा से चुनाव लड़वा करके उनको प्रतिनिधि बनाया गया, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भी एक हुआ करते थे। उन सदस्यों के कारण घट करके संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 299 रह गई। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंतिम रूप दिया गया, संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए गए, तो वो 284 सदस्य ही केवल उस दिन उपस्थित थे जिन्होंने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए संविधान के ऊपर? 284 सदस्यों ने। प्यारे बच्चों, आंकड़ों पर ध्यान देने की अपेक्षा ज्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि संविधान सभा ने किस तरीके से काम किया और किस तरीके से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। विभाजन से उपजी जो विभीषिका और अकल्पनीय हिंसा थी, उससे सबक लेते हुए बड़े धैर्य से संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के तुरंत बाद एक मारकाट हुई, एक हिंसा हुई, और उस हिंसा के अंदर बहुत सारे व्यक्ति मारे गए। और उसी से सबक लेते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान निर्माण किया। संविधान निर्माण का कार्य न केवल जारी रखा, बल्कि संविधान निर्माण में एक धैर्य से काम लेते हुए जो अनुभव नया प्राप्त हुआ इस मारकाट से, इस धर्म की कट्टरता से, उस अनुभव को भी भारत के संविधान के अंदर सम्मिलित किया गया। ऐसे प्रावधान किए गए कि आने वाले समय में इस तरह की मारकाट दोबारा से ना हो, इसका ध्यान रखा गया। तो यह संविधान सभा के सदस्यों ने बड़ा धैर्य से काम लिया। प्यारे बच्चों, यदि हमें कल्पना कीजिए कि 10 साल पहले आजादी मिल जाती तो क्या होता। अगर हमें 10 साल पहले आजादी मिल जाती तो मारकाट का सबक हमें नहीं मिलता, विभाजन का सबक हमें नहीं मिलता, और संभवतः जिस तरह से भारत जुड़ करके एक संविधान का निर्माण किया गया उस तरह का संविधान नहीं बन पाता, उतना अनुभव हमारे संविधान निर्माताओं को ना होता। और प्यारे बच्चों, अब कल्पना कीजिए कि अगर 10 साल के बाद आजाद होता भारत, 1947 के 10 साल बाद यानी कि 1957 में, तब भारत का संविधान कैसा बनता? क्या आज का जो संविधान है उससे अलग होता? प्यारे बच्चों, अगर संविधान एक सफल संविधान बनता भारत का, तो भारत का संविधान चाहे 10 साल पहले बनता चाहे बाद में बनता, भारत का संविधान ऐसा ही बनता जैसा बना है। और अगर भारत का संविधान जैसा बना है ऐसा नहीं बनता, चाहे 10 साल पहले बनाते चाहे 10 साल बाद बनाते, तो भारत का संविधान इतना सफल नहीं हो सकता था जितना सफल आज का संविधान है।
तो प्यारे बच्चों थोड़ा बहुत अलग हो सकता था, लेकिन सफल संविधान तभी ऐसा ही बनता जैसा कि भारत का संविधान आज का संविधान है, जो 1947 में आजादी के बाद लगभग 3 साल की मशक्कत और मेहनत के बाद अनुभवों का प्रयोग करते हुए, वाद विवाद और तर्क वितर्क के बाद दूसरे देशों के अनुभव को शामिल करते हुए जो संविधान को अंतिम रूप दिया गया, वो सर्वश्रेष्ठ संविधान था संसार का। तो प्यारे बच्चों ऐसा ही संविधान बनता। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। सब लोगों ने वोट नहीं डाले थे। एक निश्चित आयु पूरी कर लेने के बाद सब लोगों को वोट डालने का जो अधिकार आजकल मिला हुआ है ना, संविधान सभा के जब सदस्य चुने गए तो इस तरह से सब लोगों ने वोट नहीं डाले थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन प्यारे बच्चों इसके बावजूद भी इसे प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। ये पूरा प्रयास किया गया कि सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी क्षेत्रों के सभी लोग जो है इसमें शामिल हों और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे, पूरे देश के आईने के रूप में संविधान सभा काम करे और पूरे देश के लिए काम करे, क्योंकि पूरे देश के लिए ही संविधान का निर्माण किया जा रहा था। तो इसलिए सभी जातियों, क्षेत्रों, धर्मों, वर्गों से प्रतिनिधित्व दिया गया। और अगर मान लीजिए निर्वाचन होता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से, तो भी स्थितियां बहुत ज्यादा अलग नहीं होनी थी, क्योंकि सभी लोकप्रिय नेता, सभी जो उस समय के जनता के प्रिय नेता हुआ करते थे, जनता के हितैषी थे, उस तरह के सभी लोगों को संविधान सभा के अंदर पहले स्थान दिया जा चुका था। तो इसलिए प्रत्यक्ष मतदान होता तो भी स्थिति बहुत ज्यादा अलग नहीं होनी थी। संविधान सभा में कांग्रेस की प्यारे बच्चों 82% सीटें प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की विशेषता यह थी कि विविधताओं से भरी हुई एक पार्टी हुआ करती थी, जिसमें सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी क्षेत्रों के, सभी वर्गों के लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी की बजाय ऐसा लगता था कि समस्त भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, एक लघु भारत है कांग्रेस पार्टी ही अपने आप में। और प्यारे बच्चों एक और बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये थी कि संविधान निर्माताओं ने कांग्रेस पार्टी से अलग जो पार्टियों के नेता थे उनको भी बराबर महत्व दिया, एक समान रूप से तवज्जो दी और उनको बराबर महत्व दे करके उनके अनुभव का भी भारत के संविधान निर्माण में लाभ उठाया। तो प्यारे बच्चों यदि भारत की संविधान सभा देश के सभी लोगों द्वारा निर्वाचित होती तो क्या होता? क्या वह उस संविधान सभा से भिन्न होती जो बनाई गई? विचार कीजिए। संविधान सभा के कामकाज की शैली किस तरह की थी, किस तरीके से संविधान सभा ने अपना काम किया? संविधान सभा में मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व तो था, ये बात हम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। प्यारे बच्चों संविधान सभा के पास जो सत्ता थी वो लोगों ने प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से उसको चुना, ये सत्ता नहीं थी। उनको वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने अपने वर्ग का, अपने अपने क्षेत्र का, ये भी सत्ता नहीं थी। बल्कि उनकी शक्ति ये थी कि संविधान सभा का निर्माण का जो माहौल था, जो उनके कामकाज की शैली थी, वो बहुत बढ़िया शैली थी। सभी सदस्य विचार विमर्श करके ही संविधान सभा में अपना मत दिया करते थे। तो वही छुपी हुई है इसके भारत के संविधान की सफलता का राज। संविधान सभा के सदस्य केवल अपने समुदाय के प्रतिनिधि नहीं हुआ करते थे, बल्कि वह संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विभिन्न मतभेदों पर वाद विवाद, स्वच्छ वाद विवाद, तर्क वितर्क पर काफी जोर दिया जाता था। प्यारे बच्चों जिस तरह से इराक के संविधान का उदाहरण लिया गया है कि सद्दाम हुसैन की सत्ता समाप्ति के बाद इराक के अंदर इतने सारे वर्ग, इतने सारे समुदाय उठे, शिया, सुन्नी, कुर्द, हम संविधान बनाएंगे, संविधान में हमारी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन भारत के अंदर इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला। भारत में जो संविधान सभा बनी वो सबकी बनी, सभी ने मिलजुल करके संविधान सभा को बनाया, सभी के प्रतिनिधि उसमें हुआ करते थे और सभी ने केवल
अपने वर्ग के लिए काम किया ऐसा भी नहीं है, पूरे देश की सोच करके सभी ने काम किया, क्योंकि देश के लिए संविधान का निर्माण किया जा रहा था। किसी ने भी अपने हितों की बात नहीं, बल्कि अपनी सोच, फैसले के पक्ष में सैद्धांतिक कारण दिए कि हम अगर राष्ट्रपति को ये शक्तियां देना चाहते हैं तो क्यों देना चाहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था लागू होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, मौलिक अधिकार कौन कौन से मिले, क्यों मिले, क्या संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिले तो कितना मिले, इनके ऊपर खुल करके वाद विवाद होता था और सैद्धांतिक कारण दिया जाता था। दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर उठा देता है और तर्कपूर्ण संवाद के माध्यम से ही संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा में हुई चर्चा मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई। यह बहस फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण यादगार का अध्याय है। ये भारत के संविधान निर्माण, संविधान सभा की जो बहस है प्यारे बच्चों, विश्व का वो सबसे यादगार और सबसे अच्छा पहलू है, क्योंकि उन बहसों के माध्यम से ही निकल करके जो आया वो था भारत का संविधान। और विश्व का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे व्यवस्थित संविधान अगर कोई है तो वो भारत का संविधान है। और वो कहां से निकल करके आया, वो संविधान सभा की बहस, संविधान सभा के तर्क वितर्क, संविधान सभा की चर्चाओं के माध्यम से निकल करके आया। इसलिए भारत का संविधान इतना अच्छा है। और जब भारत का संविधान इतना अच्छा है तो उसके लिए जो चर्चाएं की गई वो भी काफी महत्वपूर्ण है, वो विश्व इतिहास में बहुत यादगार है। प्यारे बच्चों, अब तक भी सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष अनुच्छेद की व्याख्या करता है, उसके परिभाषित करता है, तो उसके संदर्भ में संविधान सभा की चर्चाओं का सहारा लेता है, उनका अध्ययन करता है। तो अभी तक भी वो इतनी ही महत्वपूर्ण है संविधान सभा की चर्चाएं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी देश के संविधान के अंदर अगर अच्छी अच्छी बातों को लिख दिया जाए और उनको अगर व्यवहार में लागू ना किया जाए तो क्या उनका कुछ फायदा है? अरे संविधान तो वही अच्छा है जो संविधान के अंदर लिखा गया है वही व्यवहार में लागू भी हो। केवल सिद्धांत से काम नहीं चलता, व्यवहार में उसको लागू भी करना पड़ता है। तो भारत के संविधान में भी एक चौथा अध्याय है नीति निर्देशक तत्व का, जो राज्यों के लिए है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो अच्छी अच्छी बातें इसमें लिख दी गई है। अभी उलझन ये है कि अच्छी अच्छी बातें लिख दी गई हैं, लेकिन उन बातों के पीछे शक्ति नहीं है। उन बातों को लेने के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय में केस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर उनको लिखने का फायदा क्या है? प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संविधान के अंदर लिखा गया वो लागू भी होना चाहिए। लेकिन भारत के संविधान के अंदर जो चौथा अध्याय नीति निर्देशक तत्वों का लिखा गया है, ये भी कहीं ना कहीं पर उचित प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय पर हमारे पास बहुत सारे संसाधन नहीं थे और उसके लिए ये कल्पना की गई कि आने वाली सरकारें इन नीति निर्देशक तत्व जो है वो उनको लागू करेंगी और आने वाली सरकारों के लिए नीतियों का निर्माण करने में ये निर्देशित करेंगे ये सिद्धांत। तो इसलिए इनका निर्माण किया गया और आने वाले समय में वास्तव में ऐसा हुआ भी। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांतों में था, उसको लागू कर दिया गया। पंचायती राज को लागू कर दिया गया। तो ऐसे ही नीति निर्देशक सिद्धांतों ने आने वाली सरकारों के लिए मार्गदर्शन का काम किया और आने वाले समय में उनको लागू कर दिया गया। जो लागू नहीं हुए हैं उनको भी लागू किए जाने की संभावना हम रखते हैं। तो इसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। प्यारे बच्चों, संविधान निर्माण की कार्यविधि किस तरीके थी उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। सार्वजनिक विवेक से, बुद्धि से काम लेते हुए, तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए, चर्चा और बहस का प्रयोग करते हुए, विचार विमर्श करते हुए संविधान का निर्माण किया। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां बनाई गई, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता किया करते थे। यह ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे से समान नहीं थे, लेकिन फिर भी आपस में बातचीत और बहस करने के बाद किसी एक बिंदु पर सहमत हो जाया करते थे। फिर भी एक दूसरे से सहमति और असहमति के बावजूद इन्होंने आम राय बनाने का प्रयास किया।
और अधिकतर प्रावधान सर्वसहमति से पास किए गए, जिससे भारत का संविधान एक सफल संविधान बना। संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तारीफ करते हुए कहा कि अस्वस्थ रहने के बावजूद आपने इतने उत्साह से कार्य किया और इसको जो है आपके बिना यह कार्य नहीं हो पाता था, क्योंकि संविधान सभा का प्रारूप तैयार करना वो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। न केवल आपने बल्कि पूरी आपकी टीम ने, आपके सभी प्रारूप समिति के सदस्यों ने बहुत मेहनत से काम किया और इसके लिए पूरा राष्ट्र जो है आपका कृतज्ञता के पात्र हुआ, आपका ऋणी रहेगा। प्यारे बच्चों, भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन तक 18 दिन लगे। संविधान सभा के कार्य में कुल 166 दिनों तक बैठकें चली और इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले होते थे। कोई भी संविधान सभा की बहसों को जाकर के देख सकता था और संविधान सभा के जो बहस और चर्चाएं होती थी वो अखबारों के अंदर भी प्रकाशित होती थी, आम लोगों तक जाती थी और उससे आम लोगों की सहमति, आम लोगों का जुड़ाव जो है संविधान के साथ और संविधान सभा के साथ था और उससे एक सफल संविधान बनाने में हमें कामयाबी मिली और सब लोगों का समर्थन एक प्रकार से संविधान को प्राप्त हुआ। उसी के कारण संविधान हमारा सफल हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत पर बात करते हैं प्यारे बच्चों, उसका संविधान पर क्या प्रभाव रहा। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बने सिद्धांतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हमारे सामने थे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अंग्रेजों से मांग करते थे हम कि ये हमें मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता हमें मिलनी चाहिए, क्या क्या हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, कैसा हमारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिए। तो संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप दे करके आकार दे रही थी जो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में हमने प्राप्त किए थे, जो हमारे अनुभव थे। जैसे भारत सरकार का स्वरूप संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को हमें दूर करना चाहिए। इन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों से ही संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया गया, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत का भारत के संविधान पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को ही मुख्य स्थान दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय जो इच्छाएं थी, राष्ट्रीय आंदोलन की जो मांगे थी, उन्हीं को मुख्य स्थान दिया गया था कि किस तरह का भारत का संविधान होना चाहिए। यह संविधान बनाने के लिए मुख्य उद्देश्य के रूप में हमारे सामने था और वो क्या क्या था। समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, प्रभुसत्ता, सार्वजनिक पहचान को अधिक स्थान दिया गया मुख्य उद्देश्यों में और ये सारे के सारे जो स्थान हैं ये कहीं ना कहीं पर राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत ही था। वही बात करते हैं प्यारे बच्चों संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में। संविधान को प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण कार्य संस्थाओं में संतुलन को व्यवस्थित करना है प्यारे बच्चों। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया गया। संघात्मक व्यवस्था अपनाई जाए या एकात्मक व्यवस्था अपनाई जाए, राज्यों के बीच में कैसे संबंध हो, केंद्र और राज्य के बीच में कैसे संबंध हो, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में किस तरह से शक्तियों का वितरण हो, ये सारी की सारी बातों पर खुल करके चर्चा की गई और चेक एंड बैलेंस की थ्योरी पर आधारित एक दूसरे को सहयोग भी करेंगे, एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखेंगे। इसी कल्पना के साथ जो है भारत के संविधान का निर्माण किया गया। विधायिका को कुछ शक्तियां दी गई, कुछ कार्यपालिका को शक्तियां दी गई, कुछ न्यायपालिका को शक्तियां दी गई और इस तरह से चेक एंड बैलेंस की थ्योरी के आधार पर यह कल्पना की गई कि विधायिका अगर कोई गलत कानून बनाएगी, असंवैधानिक कानून बनाएगी तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। न्यायपालिका के लिए कानून बनाने का कार्य विधायिका ही करेगी और कार्यपालिका उस कानून को लागू करेगी। कार्यपालिका अगर बाहर जाती है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करके विधायिका और न्यायपालिका दोनों उसके ऊपर नियंत्रण रखेंगे। तो इस तरह से पूरी चर्चा, बहस, विचार विमर्श के बाद जो है निष्कर्षों पर पहुंचा गया और भारतीय संविधान के अंदर इनका प्रावधान किया गया। अभी बात करते हैं प्यारे बच्चों
कि विभिन्न देशों के संविधानों का भारत के संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभाव तो 1935 के एक्ट का रहा। 1935 का एक्ट की लगभग 200 धाराएं भारत के संविधान में थोड़ी बहुत फेरबदल करके शामिल की गई, जो सबसे ज्यादा थी। कुल 395 धाराएं हैं, कुल 395 अनुच्छेद हैं, जिनमें से 200 अनुच्छेद 1935 के एक्ट से हैं। तो 1935 के एक्ट में ब्रिटिश संविधान का ज्यादा प्रभाव था प्यारे बच्चों, और ब्रिटिश संविधान का प्रभाव क्या रहा, कुल मिलाकर के सर्वाधिक मत पाने वाले की जीत का जो फैसला है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले की जीत का जो तरीका है, सरकार का संसदीय स्वरूप और प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होंगी, सरकार किस तरह से शक्तिशाली होगी और संसद कैसे काम करेगी, वो स्वरूप भी हमने इंग्लैंड से, ब्रिटेन से लिया है। कानून के शासन पर विचार भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष का जो पद है वो भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है, और कानून निर्माण की जो साधारण बहुमत से विधि है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। अमेरिका के संविधान से हमने जो जो लिया वो इस तरह से है। मौलिक अधिकारों की सूची हमने अमेरिका के संविधान से ली है प्यारे बच्चों। उसके अतिरिक्त न्यायिक पुनरावलोकन की जो न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है वो भी हमने सर्वोच्च न्यायालय से दी है, ग्रहण की है अमेरिका से। प्यारे बच्चों, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है हमने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो फ्रांस की क्रांति के मुख्य लक्ष्य थे, तो उन्हीं नारों के हमने, और फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को लिया है। कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक व्यवस्था का जो स्वरूप है वो लिया है। भारत पूरी तरह से संघात्मक व्यवस्था नहीं है, अर्ध संघात्मक है। और उसके अतिरिक्त जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को हमने दी है, तो वो तरीका जो है वो भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से दूसरे देशों के संविधानों के अनुभवों को हमने अपने देश के संविधान में शामिल किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता दिखाई। संविधान सभा ने दूसरे देशों के प्रयोग और अनुभव से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। दूसरे अनुभव को ग्रहण करने में, उनसे पूछने में और उनके सफल अनुभव को अपनाने में कोई संकोच नहीं है। और ऐसे बौद्धिक तर्क और ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्यों को संपन्न करने के लिए जरूरी थी। प्यारे बच्चों, संविधान सभा संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर एक संपूर्ण विश्व के सर्वोत्तम चीजों का हमारी संविधान सभा ने ग्रहण किया और उन्हें अपना करके भारत के संविधान में उनको स्थान दिया। ये बहुत सफलतापूर्वक किया गया कार्य है। हर चीज अगर हमारी मौलिक होती, संकुचित विचारधारा लेकर के संविधान का निर्माण किया गया होता, उस संविधान को लागू किया गया होता, और हो सकता है वो संविधान इतना सफल संविधान नहीं बनता जितना सफल संविधान अब बना है। क्योंकि अब भारत के संविधान के अंदर जो जो प्रावधान शामिल किए गए हैं वो सभी वही प्रावधान है जो विश्व के अलग अलग देशों के संविधानों में सबसे सफल प्रावधान थे। प्यारे बच्चों, जो वहां पर अनुभव किया जा चुका है और जो दूसरे देशों के अंदर सफल हो चुके हैं, वो अपने देश के अंदर भी अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल उनको डालते हुए, उनमें फेरबदल करते हुए लागू किया गया। और उसमें लगभग ये निश्चित किया जा सकता है कि वो सफल ही होंगे, वो असफल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए उनके अनुभव का हमने फायदा उठाया है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या यह संविधान उधार का था? हम कह सकते हैं कि उधार तो हमने बहुत कुछ लिया है। हम ऐसा संविधान क्यों नहीं बना सके जिसमें कहीं से कुछ भी उधार न लिया गया हो? प्यारे बच्चों, अगर ऐसा संविधान बनाते तो कैसा संविधान बनता? क्या वो इतना सफल हो पाता? हम एक्सपेरिमेंट करके देखते, उसको लागू करके देखते, लागू करने में वो सफल भी हो सकता था और वो असफल भी हो सकता था। लेकिन दूसरे देशों के अनुभव को जो हमने वहां पर जो अच्छे अच्छे प्रावधान थे उनका हमने फायदा उठाया, तो उससे हमें ये निश्चित था कि हमारा संविधान असफल नहीं हो सकता, हमारा संविधान सफल ही होगा।
क्योंकि सारे सफल सिद्धांत उसके अंदर शामिल कर लिए गए थे। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा मकान बनाते हैं ना, उसके लिए भी 2-3 घरों की और बहुत सारे घरों का अवलोकन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं और देखते हैं क्या चीज कहाँ पर सफल है, कहाँ किचन है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ पर क्या व्यवस्था की जाए, कहाँ वॉश बेसिन लगाया जाए, कहाँ अच्छा रहेगा, कहाँ ठीक रहेगा, कहाँ ठीक लगता है। और हो सकता है कि कईयों के अनुभव भी हम शामिल करें उसमें, जिसने मकान बनाया हो उससे भी हम पूछें कि क्या क्या सावधानी रखी जाए मकान बनाते हुए। जब मकान बनाते हुए जब हम इतना अध्ययन करते हैं तो प्यारे बच्चों, संविधान सभा तो भारत के भविष्य के निर्माण कर रही थी, भारत का संविधान का निर्माण कर रही थी पूरे देश के लिए, जो बहुत बड़ा कार्य था। इतना बड़ा देश, इतना विविधताओं से भरा हुआ देश, और उस देश के अंदर एक इस तरह का एक साझा कार्यक्रम तैयार करना, इस तरह के सहमति के आधार पर कानूनों का निर्माण करना, इस तरह के संविधान बनाना जिससे सभी सहमत हो, ये कोई आसान काम नहीं था। और दूसरे देशों के अनुभव का फायदा उठाते हुए भारत का सफल संविधान बनाने में संविधान सभा कामयाब रही और उसने संविधान सभा को सफल बनाया। प्यारे बच्चों, हम पूछना चाहेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह है कि इसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें, उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहे। अर्थात भारत के संविधान को एक जीवंत बनाने के लिए यह प्रावधान बहुत आवश्यक था, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इसको कहा है। तो इसलिए आने वाले समय में जब भी जरूरत होगी तो संविधान पुराना नहीं होगा, संविधान को पलटना और बदलना नहीं पड़ेगा, संविधान के खिलाफ क्रांति नहीं होगी। जब आवश्यकता होगी, आवश्यकता के अनुरूप संविधान जो है उसको, उसके मुख्य प्रावधानों को, जो या आवश्यक प्रावधानों को जिसकी जरूरत है बदलने की, उनको बदला जा सकेगा, उससे संविधान जीवंत रहेगा। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भारत के संविधान सभा ने बहुत बुद्धि के साथ काम लेते हुए, तर्क शक्ति के साथ काम लेते हुए, खुले वातावरण में बिल्कुल सबके विचारों को ध्यान से सुनते हुए, सबके विचारों को महत्व देते हुए, तर्क वितर्क करते हुए, वाद विवाद करते हुए, बहस करते हुए, लोगों की सहमति लेते हुए, अखबारों के माध्यम से जनता का समर्थन लेते हुए और प्रत्येक क्षेत्र, धर्म, जाति, वर्ग से प्रतिनिधि लेते हुए संविधान सभा के अंदर, और दूसरे देशों के संविधानों के अच्छे अच्छे अनुभव को शामिल करते हुए एक बहुत सफल संविधान भारत को संविधान सभा ने दिया है। और वो इतना सफल संविधान है, वो आगे के अध्यायों के अंदर आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या क्या प्रावधान भारत के संविधान के अंदर किए गए हैं। उसमें विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ साथ में आप भारत के संविधान में नागरिकों के अधिकारों को भी पढ़ेंगे, पंचायती राज को भी पढ़ेंगे, और उसमें आप ये भी पढ़ेंगे कि भारत के संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है, भारत के संविधान का दार्शनिक महत्व क्या है भारत के संविधान का दर्शन। तो उन सब बातों के बारे में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे कि कितना सफल संविधान संविधान सभा के सदस्यों ने दिया है। और प्यारे बच्चों, संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान पद्धति के माध्यम से चुने हुए न होने के बावजूद पूरे देश का प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे, प्रत्येक वर्ग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे, और उनके बुद्धि के अंदर केवल एक ही बात थी कि देश के लिए एक बहुत सफल संविधान देना है। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सच्चिदानंद सिन्हा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का विशेष तौर पर सबसे ज्यादा योगदान रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनका बहुत योगदान रहा, और सभी बुद्धिजीवियों ने मिलकर के एक बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत सफल संविधान भारत का संविधान दिया है, जो विश्व के सबसे सफलतम संविधानों के अंदर शामिल होता है। प्यारे बच्चों, कुछ आपसे प्रश्न पूछता हूं, अनुमान लगाइए कि जो मैं पूछ रहा हूं वो सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों, और गलत है तो क्यों। संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई? भारतीय जनता की नुमाइंदगी हुई थी क्या? नहीं हुई।
इसका निर्वाचन सभी नागरिकों के द्वारा नहीं हुआ। क्या ये बात सही है? प्यारे बच्चों, दूसरी बात कि इसका निर्वाचन सभी नागरिकों के द्वारा नहीं हुआ था, ये बात तो सही है। लेकिन संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, ये नहीं कहा जा सकता कि ये सही है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान सभा के जो सदस्य थे, उसमें भारत की पूरी जनता को नुमाइंदगी दी गई थी, पूरी जनता को प्रतिनिधित्व दिया गया था। और ये कहा जा सकता है कि उस छोटी सी संविधान सभा के अंदर पूरा का पूरा भारत समाया हुआ था, पूरी भारत की जनता समाई हुई थी, तो इसलिए उसकी नुमाइंदगी हुई थी। खैर, संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। ये बात काफी हद तक सत्य है, क्योंकि संविधान सभा के जितने सदस्य थे, उनमें थोड़ा बहुत मतभेद और विचार भेद था, लेकिन उसके बावजूद भी जो बुनियादी बातें थी कि देश कैसा हो, देश का संविधान कैसा हो, देश की सरकारें कैसी हो, क्या क्या अधिकार नागरिकों को दिए जाने चाहिए, तो उनके बारे में सबकी एक सहमति थी। और उसमें बहुत ज्यादा बड़ा फैसला कोई ऐसा लिया जाए, क्रांतिकारी फैसला, कि बिल्कुल हट करके संसार के देशों के संविधानों से हट करके एक नया संविधान बनाया जाए, कुछ ऐसा फैसला नहीं लिया गया। संविधान में कोई मौलिकता नहीं है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। काफी हद तक ये सत्य है कि इसका हिस्सा दूसरे देशों के संविधानों से लिया गया है, परंतु संविधान के अंदर मौलिकता नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। भारत के संविधान के अंदर दूसरे देशों से जो भी प्रावधान लिए गए हैं, उसको यूं का यूं लागू नहीं किया गया है। भारत देश की सामाजिक परिस्थितियों को, राजनीतिक परिस्थितियों को, आर्थिक परिस्थितियों को, भारत देश की विविधताओं को मद्देनजर रखते हुए उन सभी चीजों को में फेरबदल करते हुए भारत के संविधान में रखा गया है। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भारत के संविधान में मौलिकता नहीं है। अगर भारत के संविधान में मौलिकता नहीं होती, तो भारत का संविधान क्या इतना सफल संविधान होता संसार का? तो इसलिए भारत का संविधान मौलिक है, और भारत के संविधान के अंदर दूसरे देशों से कुछ लिया भी गया है, उसके बावजूद भी भारत के संविधान के अंदर मौलिकता है। प्यारे बच्चों, गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान सभा के गठन और संविधान रचना की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान की उद्देशिका को स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पर लिख करके प्यारे बच्चों अपने प्राध्यापक से कॉपी चेक करवाइए। आपने बहुत ध्यान से सुना है, और एक रटने वाली पद्धति से अलग इसको समझने का प्रयास आपने जरूर किया है कि संविधान सभा ने किन परिस्थितियों में किस तरीके से भारत के संविधान का निर्माण किया गया, संविधान सभा के पास शक्ति आई तो वो कहां से आई, सत्ता कहां से आई, और किस तरीके से एक सफल संविधान देने में भारत का संविधान सभा कामयाब रही, और भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्तर बखूबी आपको मिल चुका होगा। और इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।